नमस्कार दोस्तों, आज की लाइव की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपना एक टॉपिक रहेगा कालीबंगा सभ्यता के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता के बारे में। यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं उसके बारे में हम देखेंगे, क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, कैसे प्रश्न बनते हैं। तो शुरू करते हैं कालीबंगा सभ्यता के बारे में। तो कालीबंगा सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम हमें ध्यान देने योग्य जो चीज़ें हैं उसके हम बेसिक पॉइंट देखेंगे कि ये सभ्यता है वो किस जिले में, वर्तमान जो जिला है वो है हनुमानगढ़। वर्तमान जिला हनुमानगढ़, ये कालीबंगा सभ्यता अपने हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। दूसरा इसका पॉइंट क्या बनता है, जब इसकी खोज हुई थी तब यह किस जिले में था। तब खोज के समय यह जिला था श्री गंगानगर। खोज के समय जो जिला था वो था श्री गंगानगर। तो दोनों जिले याद रखने। एग्जामिनर किसी भी तरह आपके क्वेश्चन दे तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि वर्तमान हनुमानगढ़ है, खोज के समय में श्री गंगानगर था। अब हम इसके बात करते हैं ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये सभ्यता है हमारे नदी है घग्गर। कौन सी नदी है? घग्गर नदी के किनारे। नदी घग्गर नदी के किनारे है। और ये किन नदियों के बीच स्थित है? तो एक नदी है दसद्वती और दूसरी नदी है घग्गर। तो दसद्वती व घग्गर नदी के बीच स्थित है। अब बात करते हैं कि कालीबंगा, इसका नाम कालीबंगा कैसे रखा। देखो ये ये कालीबंगा सभ्यता ये अपने एक राज्य टच करता है पंजाब, और पंजाब के अंदर चूड़ियों को क्या बोला जाता है? चूड़ियों को बोला जाता है बंगा। चूड़ियों को बंगा बोला जाता है। और यहाँ जो चूड़ियां मिली वो कैसे रंग की थी? काले रंग की। कैसी थी? काले रंग की चूड़ियां थी। इसीलिए इस सभ्यता का नाम बन गया काली बंगा। क्या बन गया? काली बंगा। अब बात थी 1952 के। 1952 में यहां एक व्यक्ति आया, उस व्यक्ति का नाम था अमलानंद घोष। अमलानंद घोष। ये व्यक्ति अपने 17 सदस्य टीम लेके यहाँ आए, और जब इन्होंने कालीबंगा देखा तो यहाँ ऊपरी भाग में कुछ इनको अवशेष मिले। इन्हीं अवशेषों के आधार पे इन्होंने कहा कि यहाँ पे हमें कुछ बड़ी सभ्यता मिल सकती है। तो यहाँ इन्होंने इस सभ्यता के बारे में जानकारी दी, और तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं खोजकर्ता। तो खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? खोज करता था अमलानंद घोष। ए घोष भी आप बोल सकते हो। अब देखो वह ये था कि अमलानंद घोष जब यहाँ पे आए तब इन्होंने इन चीजों को देखा, और देखने के बाद जब इस सभ्यता के बारे में बताया तब हमारे ASI के डायरेक्टर, भारतीय पुरातात्विक विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका निदेशक किसको इस समय निदेशक थे? MS वत्स। कौन थे? MS वत्स थे। तो इनके ये डायरेक्टर थे, इनके निर्देशन में अमलानंद घोष ने यहाँ पे खोज की थी। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि कालीबंगा सभ्यता की जब खोज हुई तब हमारे ASI के डायरेक्टर कौन थे? MS वत्स थे, और इन्हीं के निर्देशन में इन्होंने क्या किया था? यहाँ पे खोज की थी। अब यहाँ जब इसके बारे में जब हमने देख लिया तो एक तो बात हमने इसकी लोकेशन देख ली, नदियां देख ली, खोजकर्ता देख लिया। अब देखो एक होता है खोजकर्ता, एक होता है उस स्थान को उत्खनन करने वाला, खुदाई करने वाला। वहां से उत्खनन करता कौन कौन थे? उत्खनन करता कालीबंगा का उत्खनन करता कौन कौन थे? ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन करता से कौन संबंधित नहीं रहा है। तो यहां हम बात करें तो उत्खननकर्ता में एक तो बीबी लाल, ब्रजवासी लाल इनका पूरा नाम है। एक था बालकृष्ण थापर, BK थापर जिसको आप बोलते हो, बालकृष्ण थापर। एक था जगपति जोशी, जगपति जोशी। MD खरे, MD खरे। ये कुछ प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने इनके में क्या किया था? इनका कालीबंगा सभ्यता का क्या किया था? उत्खनन किया था। अब वैसे दो चार नाम और भी है, लेकिन अपने को प्रमुखता बीबी लाल, बालकृष्ण थापर, जगपति जोशी और MD खरे, इनका चार नाम याद रखना जरूरी है।
क्योंकि एग्जामिनर कभी बार प्रश्न दे देता है कि कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन से कौन संबंधित नहीं है, तो एक ऑप्शन बीबी लाल दे देगा, एक बालकृष्ण थापर दे देगा, एक जगपति जोशी दे देगा, और एक आपको अमलानंद घोष दे देगा। अमलानंद घोष यहाँ पे उत्खनन से संबंधित नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये अपने खोजकर्ता से संबंधित है। तो ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है, ये सीईटी के अंदर प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आजकल एग्जाम का जो पैटर्न है उसके अनुसार हमें इसकी तैयारी करनी है, इन चीजों को हमें पढ़ना है। अब देखिए कालीबंगा सभ्यता थी ना, कालीबंगा सभ्यता थी, ये एकमात्र राजस्थान की ऐसी सभ्यता है जो हड़प्पा सभ्यता से संबंध रखती है। किस सभ्यता से? हड़प्पा सभ्यता से संबंध रखती है। दूसरी बात ये कि ये कालीबंगा सभ्यता किस सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। राजस्थान में कई कांस्य युगीन सभ्यताएं हैं, कई ताम्र युगीन सभ्यताएं हैं, कोई लोह कालीन सभ्यताएं हैं। तो ये कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये बात, दो बातें और अपने को ध्यान रखनी है, हड़प्पा सभ्यता से संबंध रखती थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। अब जो कालीबंगा सभ्यता थी, इसकी जो खुदाई है, इसकी खुदाई है 5 स्तरों पे हुई है, मतलब इसका उत्खनन हुआ है वो 5 स्तरों पे किया गया है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, उत्खनन कितने स्तर पे? उत्खनन स्तर है इसका 5 स्तरों पे इसका उत्खनन हुआ है, जो 3 चरणों के बारे में हमें जानकारी देता है। यानी कालीबंगा सभ्यता वो 3 चरणों के बारे में जानकारी देता है। एक चरण आपका पूर्व हड़प्पा कालीन, पहला चरण कौन सा बन जाएगा? पूर्व हड़प्पा कालीन। दूसरा हड़प्पा कालीन, और तीसरा है उत्तर हड़प्पा कालीन। यानी ये सभ्यता ऐसी थी जो हड़प्पा से पहले भी थी, जब हड़प्पा विकसित हुआ तब भी थी, और हड़प्पा जब खत्म हुई उसके बाद भी ये सभ्यता थी। तो ये 3 स्तर थी, पूर्व हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन। अब हम इसके बारे में बात करेंगे, प्रमुखतः पूर्व हड़प्पा कालीन। वैसे तो इसका विभाजन अगर आप सीधा याद रखो तो सीधा याद रख सकते हो, मैं आपको विभाजन से बता दूंगा पूर्व हड़प्पा कालीन से कौन कौन से साक्ष्य मिले, हड़प्पा कालीन से कौन कौन से साक्ष्य मिले, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसका नेक्स्ट, अब देखो प्राक हड़प्पा कालीन, पहला देखते हैं अपने प्राक हड़प्पा कालीन साक्ष्य। यहां से हमें प्राक हड़प्पा यानी हड़प्पा से पहले के कौन कौन से साक्ष्य हमें यहां से मिलते हैं। देखो प्राक हड़प्पा कालीन में देखो, ये एक मान लो अपना खेत है, इस खेत में दोहरी फसल के मतलब, कहने का मतलब है हमें यहाँ क्या मिला है? जुता हुआ खेत। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुता हुआ खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें मिले। जुते हुए खेत के साथ हमें यह भी ध्यान रखना है दोहरी फसल के साक्ष्य, यानी एक ही खेत में 2 फसलों के साक्ष्य, हमें दोहरी फसलों के साक्ष्य, दोहरी फसल के साक्ष्य, दोहरी फसल के हमें यहां क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं। अब देखो एक दूसरा हम देखते हैं कि यहां हमें मकान थे वो कच्ची ईंटों के बने हुए थे, कच्ची ईंटों के मकान, कच्ची ईंटों के मकान। हालांकि उत्तर हड़प्पा कालीन में ये जाते जाते मकान थे वो पक्की ईंटों के बन गए थे, लेकिन वर्तमान में जो हम देखते हैं वो कच्ची ईंटों के मकान हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए हमने एक चीज ये भी ध्यान में रखना है कि इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? दीनहीन बस्ती। क्या बोलते हैं? दीनहीन बस्ती भी कालीबंगा को कहा जाता है। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सी सभ्यता को दीनहीन बस्ती कहा जाता है। अब देखो इस जो ये मकान मिले ना, इसमें मकानों में ये जैसे अपने यहाँ मकान है, मकान बने हुए, मकान के अंदर चूल्हे क्या मिले? चूल्हे, और चूल्हों के पास में क्या मिली है? राख। तो इन्हीं मकानों में हमें क्या मिली है? चूल्हे,
चूल्हे व राख के भी साक्ष्य हमें यहाँ से, राख के साक्ष्य भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। तो कालीबंगा से पूर्व हड़प्पा कालीन में हम देखते हैं कि यहाँ हमें जुता हुआ खेत के साक्ष्य, दोहरी फसल के साक्ष्य, कच्ची ईंटों के मकान, जिसके कारण हम इनको क्या बोलते हैं, दीनहीन बस्ती बोलते हैं। चूल्हे व राख के हमें क्या मिले, साक्ष्य मिलते हैं। तीसरा पूर्व हड़प्पा कालीन का साक्ष्य हमें देखने को मिलेगा मृद भांड। क्या? मृद भांड। मृद भांड उनको कहते हैं जो मिट्टी के बने होते हैं, मिट्टी के जो आप बोल सकते हो कि जो मिट्टी के मटके वगैरह या जो मिट्टी की चीजें बनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, भांड बोलते, मृद भांड बोलते हैं। अब देखो मृद भांड भी यहाँ पूरा अपने देखने को मिलेंगे दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के मृद भांड यहाँ अपने को देखने को मिलते हैं। दो प्रकार के मृद भांड में पहला मृद भांड है गुलाबी रंग का। कैसा है? गुलाबी रंग का। गुलाबी रंग के मृद भांड। कैसे मृद भांड? गुलाबी रंग के मृद भांड। यानी एक तो हमें यहाँ से हमें गुलाबी कलर के जो मिट्टी के बर्तन देखने को मिले। ऐसे कैसे गुलाबी रंग के मृद भांड हमें कहाँ से मिले? सोंथी। कहाँ से मिले? सोंथी से भी हमें ये चीजें देखने को मिली है। सोंथी कहाँ है? सोंथी सभ्यता है बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर में। इसीलिए कालीबंगा को क्या बोला गया है? कालीबंगा को द्वितीय सोंथी बोला गया है। क्या बोला गया? कालीबंगा को द्वितीय सोंथी बोला गया है। कालीबंगा को द्वितीय सोंथी कहा गया है। तो ये भी प्रश्न अगर आपसे दे देगी कि द्वितीय सोंथी कहाँ स्थित है, तो बीकानेर मत कर देना। कहाँ है? कालीबंगा हनुमानगढ़ में सोंथी कहा गया। तो एक मृद भांड अपना हो गया गुलाबी रंग का, और दूसरा मृद भांड हमें मिले हैं काले व लाल, ब्लैक एंड रेड। दूसरा मृद भांड कौन सा है? ब्लैक एंड रेड वियर। काले व लाल रंग के मृद भांड। कैसे मृद भांड? काले व लाल रंग के मृद भांड। ये भी कितने प्रकार के? ये कितने हैं? 6। कितने? 6। ए बी सी डी ई एफ, ये इनके नाम दिए गए हैं। ए बी सी डी ई एफ, ये इन ब्लैक एंड रेड वियर मृद भांडों को नाम दिया गया है जो अपने यहाँ कालीबंगा के देखने के अंदर मिलते हैं। ये हो गए अपने प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता के प्रमुख साक्ष्य। अब हम बात करते हैं कुछ अपने अन्य साक्ष्य और कौन कौन से मिलते हैं। अन्य साक्ष्य के बारे में हम बात करते हैं। अन्य साक्ष्य, अब देखो अन्य साक्ष्य के अंदर बात करें, नंबर 4 पॉइंट लेते हैं। अन्य साक्ष्य, अन्य साक्ष्य की बात करें तो पक्की ईंटों के, पक्की ईंटों के त्रिभुजाकार केक की आकृति, मतलब अन्य साक्ष्यों के अंदर देखें तो पक्की ईंटों के निर्मित त्रिभुजाकार केक की आकृति हमें मिला है यहाँ पे। तो ऐसा एक केक के आकार के पक्की ईंटों का जो हमें वहां देखने को मिलता है। और हमें यहाँ से क्या मिले? घिया पत्थर। अन्य साक्ष्य के अंदर और क्या देखेंगे? घिया पत्थर, मतलब घिया पत्थर के, ये अन्य साक्ष्य में ज्यादातर एग्जाम में पूछे नहीं जाते, लेकिन अपने को ध्यान रखना है। घिया पत्थर। और क्या मिले? ताम्र के मनके, ताम्र के मनके भी यहाँ अपने को देखने को मिलते हैं। ताम्र के मनके के अलावा शंख की चूड़ियां, यानी शंख की जो चूड़ियां बनी हुई वो भी हमें यहाँ से देखने को मिले। शंख की चूड़ियां, ये भी हमें यहाँ कालीबंगा से देखने को मिलते हैं, शंख की चूड़ियां। और क्या मिला है? पक्की मिट्टी का खिलौना, पक्की मिट्टी का खिलौना, ये भी हमें कालीबंगा के प्राक हड़प्पाकालीन साक्ष्य में देखने को मिलता है। और क्या मिला है? तांबे का परशु। क्या मिला है? तांबे का परशु। ये अपने को यहाँ प्राक हड़प्पा के अंदर देखने को मिलता है। अब देखते हैं, बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता के। अब जितना अपने पढ़ा एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं। तो कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में किस जिले में? हनुमानगढ़ में। जब ये खोजा गया था तब किस जिले में था? श्रीगंगानगर जिले में। किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। चौथा पॉइंट, ये किन नदियों के बीच स्थित है? तो दसद्वती व घग्गर नदी। बाई चांस एग्जामिनर कभी घग्गर नदी ऑप्शन में नहीं देता तो दसद्वती नदी को अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद इसकी खोज कब हुई? 1952 में। खोजकर्ता कौन था? अमलानंद घोष था। 17 सदस्यीय टीम ने मिलकर इनको खोज किया था। लेकिन एक प्रश्न एक बार एग्जाम में मेरे ध्यान में आ रहा है, एक प्रश्न पूछा था
कि कालीबंगा सभ्यता की कल्पना करने वाला व्यक्ति कौन था। तो कालीबंगा सभ्यता की कल्पना करने वाला बीकानेर का एक इतिहासकार था एलपी टेसीटोरी, इटली का था वैसे, एलपी टेसीटोरी। ये एक बार वहां भ्रमण करने गया और उसने यहाँ कल्पना की कि यहाँ पे कोई एक बड़ी सभ्यता मिल सकती है। तो कल्पना किसने की थी? एलपी टेसीटोरी ने, जबकि यहाँ खोजकर्ता कौन था? अमलानंद घोष था। फिर इसका उत्खनन हुआ था 1961 के, 61 से लेके 1969 तक इसका लगभग उत्खनन चला। और उत्खननकर्ता में बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे, जगपति जोशी, ये प्रमुख कुछ व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ क्या किया था? खुदाई की थी, उत्खनन किया था। इसका उत्खनन कितने स्तरों पे हुआ? 5 स्तरों पे। कितने चरणों में बांटा गया? 3 चरणों में। 3 चरण कौन कौन से? पूर्व हड़प्पाकालीन, हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पाकालीन। मतलब कालीबंगा सभ्यता एक ऐसा स्थल है जहां हमें हड़प्पा से पहले के और हड़प्पा के बाद के और हड़प्पा के तीनों के हमें क्या मिलते हैं? यहाँ पे साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम बात करें कि पूर्व हड़प्पाकालीन हमें यहाँ क्या क्या साक्ष्य मिले, तो जुते हुए खेत, दोहरी फसल के साक्ष्य मिलते हैं। दूसरा, जुते हुए खेत के साथ हमें और क्या साक्ष्य मिले? हमें यहाँ मिले कच्ची ईंटों से बने मकान, जिसके कारण कालीबंगा को क्या कहा गया? दीनहीन बस्ती कहा गया। और उसके बाद हमें यहाँ मर्दबांड, 2 प्रकार के मर्दबांड देखने को मिले। एक गुलाबी रंग का मर्दबांड था और एक काले व लाल रंग का मर्दबांड। काले व लाल रंग के मर्दबांड 6 प्रकार के थे, ABCDEF। उसके बाद हमने देखा कि अन्य और कौन कौन साक्ष्य मिले, तो पक्की ईंटों के त्रिभुजाकार केक की आकृति देखने को मिली, घिया पत्थर देखने को मिला, ताम्र के मनके यहाँ से मिले, शंख की चूड़ियां मिली, पक्की मिट्टी का खिलौना बना, तांबे का परसो। अब इतना पढ़ाई, इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता देता हूँ। उत्खननकर्ता, खोजकर्ता, नदी और जिला, ये 4 तो बेसिक चीजें याद होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करें, उसके बाद अगर बात करें साक्ष्यों में बात करें तो दोहरी फसल के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य सबसे इंपॉर्टेंट साक्ष्य है। ये कई बार एग्जाम में एग्जामिनर ने पूछ चुका है, और ये एक फसल वाला हो गया। और दूसरा हम बात करें दीनहीन बस्ती, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये अभी तक के प्रमुखतः 5-6 लाइनें जो अपने को याद रखनी है, वो चीजें अपने यहाँ पढ़ लिए। अब बात करेंगे पूर्व हड़प्पाकालीन के बाद हड़प्पाकालीन, या जिसको हम बोलते हैं विकसित हड़प्पाकालीन के साक्ष्य कौन कौन से हैं? विकसित हड़प्पाकालीन साक्ष्य। अब देखो, एक अपने हड़प्पा सभ्यता थी ना, हड़प्पा सभ्यता को देखें तो हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल थे वो 2 भागों में बंटे हुए थे। हड़प्पा स्थल था, एक भाग ये हो गया, एक भाग इधर वाला भाग हो गया। हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल थे वो सारे के सारे 2 भागों में विभक्त थे। लेकिन सिर्फ एक धोलावीरा को छोड़ते हैं, जो गुजरात के अंदर है। धोलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल है जो 3 भागों में था। ये आपको बता रहा हूं, एक बेसिक जानकारी है कि हड़प्पा स्थल थे वो सारे के सारे 2 भागों में विभक्त थे, धोलावीरा को छोड़ के। उसी तरह कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा भी अपने 2 भागों में विभक्त थे, 2 भागों में विभाजित थे। ये हो गया वेस्ट यानी पश्चिमी भाग, और ये हो गया ईस्ट, पूर्वी भाग, 2 भागों में। तो कालीबंगा सभ्यता थी वो 2 भागों में थी, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। अब देखो, मैंने एक डब्बा छोटा और एक बड़ा बनाया, क्यों? क्योंकि ये जो पश्चिमी भाग था ये छोटा था, इसको हम बोलते थे दुर्ग। यहाँ पे बड़े अमीर लोग, राजा वगैरह ये रहते थे, अन्नागार शनानागार यहाँ पे बना हुआ था। जबकि ये जो पूर्वी भाग है, यहाँ पे गांव के जो नगर के लोग थे वो रहते थे, खेती बाड़ी करने वाले लोग रहते थे, व्यवसायी वगैरह ये रहते थे, यानी नगरीय जो था वो था पूर्वी भाग। अब देखो, कालीबंगा सभ्यता थी, अब इसके चारों ओर क्या बना हुआ था? प्रकोटा। क्या बना हुआ था? पक्की ईंटों का प्रकोटा। प्रकोटा मतलब चारों ओर क्या बनी हुई थी? दीवार बनी हुई थी। और इस पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग के भी चारों ओर क्या बना हुआ था? प्रकोटा, मतलब दोहरी प्राचीर के साक्ष्य। ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजस्थान की वह सभ्यता जिसके जहां हमें दोहरी प्राचीर के साक्ष्य मिलते हैं,
मतलब दोनों भाग थे वो अलग अलग दुर्गीकृत थे, मतलब अलग अलग दीवारों से ये क्या बने हुए थे, घेरे हुए थे। तो कालीबंगा से हमें पूर्व हड़प्पाकालीन साक्ष्य हमें क्या मिलता है, कालीबंगा से दोहरी प्राचीर के साक्ष्य मिलते हैं, दोहरी प्राचीर या अलग अलग दुर्गीकृत साक्ष्य, अलग अलग दुर्गीकृत साक्ष्य हमें यहां से देखने को मिलते हैं। तो कालीबंगा का ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता है अपने कि यहाँ हमें यहाँ पूर्वी और पश्चिमी भाग देखने को मिलता है। ये भाग कहलाता, पूर्वी पश्चिमी भाग क्या कहलाता था, दुर्ग कहलाते थे, अमीर लोग रहते थे यहाँ पे, अन्नागार और सनानागार बना हुआ था, बड़े बड़े अन्नागार सनानागार ये यहाँ पे बने हुए थे, राजा अमीर लोग यहाँ पे रहते थे। ये एक ऊंचे टीले पे बसा हुआ था, इसलिए इसको यहाँ पे ऊंचे टीले पे यहाँ पे दुर्ग बने हुए थे, दुर्गीकृत बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, दुर्गीकृत। यहाँ से यानी ये जो था वो ऊंचाई पे स्थित था, इसलिए यहाँ पे राजा वगैरह लोग रहते थे। ये अपने पूर्वी भाग यहाँ पे नगर के लोग रहते थे, नगरीय लोग हो गए, व्यवसायी हो गए, किसान हो गए, ये इस पूर्वी भाग में रहते थे। अब एक क्वेश्चन और बता देता हूं आपको कि जो अपने पूर्व हड़प्पा कालीन के साक्ष्य है ना, पूर्व हड़प्पा जो अपने पढ़ के आए थे, पूर्व हड़प्पा कालीन के साक्ष्य हमें सिर्फ इस पश्चिमी भाग से देखने को मिलते हैं। तो इस पश्चिमी भाग से हमें किस क्या देखने मिलते हैं, पूर्व हड़प्पा कालीन साक्ष्य मिलते हैं। पूर्व हड़प्पा कालीन जितने भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, पूर्व हड़प्पा कालीन के साक्ष्य पश्चिमी भाग से प्राप्त हुए हैं, पूर्वी भाग से प्राप्त नहीं हुए, पश्चिमी भाग से प्राप्त हुए हैं। तो दो भागों में बंटा हुआ था, दोनों भाग अलग अलग क्या हुए थे, दुर्गीकृत, या अपने बोल सकते हैं दोनों भाग अलग अलग दुर्गीकृत थे। उसके बाद पश्चिमी क्षेत्र छोटा था, एक इसको बोल सकते हैं पश्चिमी क्षेत्र छोटा था, पूर्वी क्षेत्र क्या था, बड़ा था, तथा यहाँ अन्नागार सनानागार बने हुए थे, यहाँ पे नगरीय लोग, व्यवसायी, किसान वगैरह ये लोग यहाँ पे रहते थे। उसके बाद बात करें कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता थी वो एक कालीबंगा सभ्यता विकसित सभ्यता भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे समकोण पे काटती हुई सड़कें थे, जैसे ये रोड है, ये यहाँ पे इसको काट रही है, फिर ये रोड है, ये इसको काट रही है, ये रोड है, ये इसको काट रही है, मतलब ग्रिड पद्धति। तो यहाँ पे समकोण पे काटती हुई, समकोण काटती हुई, जिसको ग्रिड पद्धति की सड़कें बनी हुई थी। कालीबंगा में नालियों का अभाव था, मतलब जो पानी होता था उसका वो निकलने के लिए उसमें जगह नहीं थी, तो यहाँ पे नालियां तो मिली है, नालियां भी कैसी है, लकड़ी की नालियां, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, लकड़ी की नालियां मिली है, क्या मिली है, लकड़ी की नालियां भी हमें यहाँ देखने को मिलती है। लेकिन क्या था, जल निकासी का अभाव था, किसका अभाव था, जल निकासी का अभाव था। उसके बाद और क्या साक्ष्य मिले, और मिले अलंकृत ईंटें जो फर्श पे लगी हुई है, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। मतलब जैसे मकान है, मकान के फर्श पे जो क्या थे, अलंकृत ईंटें थे, मकान खुद कच्चे ईंटों के बने हुए थे, लेकिन जो फर्श था वो अलंकृत ईंटों के साक्ष्य थे। और क्या मिला है, और एक मिट्टी का वर्षभ मिला है, मिट्टी का क्या मिला है, वर्षभ, जो किसका बना हुआ है, मिट्टी का। और इस खास बात क्या है, इसका सर है वो धड़ से अलग हो सकता है, सर को धड़ से अलग कर सकते हैं, धड़ से अलग कर सकते हैं। ऐसा भी साक्ष्य हमें कहां से मिला है, कालीबंगा से मिला है। और क्या मिला है, ऊंट के हड्डियों के साक्ष्य, ऊंट के
हड्डियों के साक्ष्य हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। और क्या मिला है, और साक्ष्य हमें यहाँ से और हमें यहाँ ऊंट के साक्ष्य हो गए। उसके बाद स्वास्तिक का चिन्ह यहां से मिला है, स्वास्तिक का चिन्ह इस तरह का। स्वास्तिक का चिन्ह। उसके बाद हमें यहाँ क्या मिला है, युगल समाधियां मिली है, ये इंपॉर्टेंट है, युगल समाधियां, युगल समाधियां यानी युगल समाधियां मिली है जिसमें सती प्रथा के साक्ष्य भी हमें देखने को मिलते हैं, सती प्रथा के भी साक्ष्य मिलते हैं, युगल समाधियां। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट रहता है बेलनाकार मोहरे। कौन सी मोहरे, बेलनाकार मोहरे, बेलनाकार मोहरे, ये भी हमें कालीबंगा से देखने को मिलती है। बेलनाकार मोहरों के बाद अगर हम देखें, बेलनाकार मोहरों के बाद अगर हम देखें तो हमें यहाँ अंडाकार कब्रें देखने को मिलती है, अंडाकार कब्रें, अंडाकार कब्रें भी हमें यहाँ देखने को मिलती है। एक कब्र में हमें एक खोपड़ी मिली है, क्या मिली है, एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छिद्र है, खोपड़ी में कितने छिद्र है, 6 छिद्र है, जो हमें शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन की जानकारी देते हैं, शल्य चिकित्सा की जानकारी हमें यहाँ से मिलती, शल्य चिकित्सा की जानकारी भी हमें यहाँ देखने को मिलती है, शल्य चिकित्सा की जानकारी। उसके बाद और हमने देखें तो यहाँ की जो पूर्व हड़प्पाकालीन जो मकान थे उन मकानों में क्या है, दरारें हैं, तो दरारों से हमें पता चलता है कि यहाँ हमें क्या मिलते हैं, भूकंप के साक्ष्य। तो हमें यहाँ सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, तो भूकंप के साक्ष्य भी कालीबंगा से देखने को मिलते हैं। सबसे ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा जा चुका प्रश्न है, भूकंप के साक्ष्य हमें किस सभ्यता, 2018 का फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर था उसमें पूछा था भूकंप के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से हमें भूकंप के साक्ष्य भी हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद मिट्टी का हल, मिट्टी का हल भी हमें यहां देखने को मिलता है। ये मिट्टी का नहीं था लकड़ी का, लेकिन धीरे धीरे दिमक लगने के कारण ये मिट्टी बन गई, इसलिए इसको कहा गया है मिट्टी का हल। ये भी हमें कहां से देखने को मिलता है, हमें यहाँ कालीबंगा से देखने को मिलता है। तो ये प्रमुखता है, इसमें अपने साक्ष्य अपने देख लिए कि कौन कौन से साक्ष्य मिले। अब देखो यहाँ के लोग प्रमुखता काम क्या करते थे, काम क्या करते थे, व्यवसाय क्या करते थे, पशुपालन और खेती करते थे, क्या करते थे, पशुपालन और खेती, इनका प्रमुख काम था, पशुपालन और खेती करते थे ये लोग। तो ये अपने इसके बारे में हमने कालीबंगा के बारे में देखा। उसके बाद कालीबंगा को अब कुछ फैक्ट और देख लेते हैं। कालीबंगा को तीसरी राजधानी करने, हड़प्पा की तीसरी राजधानी, हड़प्पा की तीसरी राजधानी किसने कहा था, हड़प्पा की तीसरी राजधानी, हड़प्पा की तीसरी राजधानी, कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी किसने कहा था, ये एक ध्यान रखना है, दशरथ शर्मा ने। ये भी एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि दशरथ शर्मा, हड़प्पा सभ्यता, कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी करने वाला व्यक्ति कौन था, दशरथ शर्मा था। और कालीबंगा, ये मैंने पहले ही बता दिया, कालीबंगा को क्या कहा गया है, दीनहीन बस्ती कहा गया है, क्या कहा गया है, दीनहीन बस्ती कहा गया है। ये एक इसके ये भी बात ध्यान रखने योग्य है, हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा और कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहा गया है। और एक क्वेश्चन अपने और देखते हैं, यहां से अपने को और क्या साक्ष्य मिले, अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, अग्नि वेदिकाएं यहां से मिली है। अग्नि वेदिकाएं कितनी मिली है, 7 अलग मिली है, एक चबूतरे पे मंदिर में अलग मिली है, मतलब टोटल 8 है,
लेकिन चबूतरों से हमें 7 मिली है, एक मंदिर से मिली है, टोटल 8 है। लेकिन कुल अग्नि वेदिकाएं पूछे तो 7 ऑप्शन में ज्यादातर दिया जाता है, तो 7 अपने को ध्यान में रखनी है। उसके बाद अलंकृत ईंटों से बनी छतें भी मिली है, अलंकृत ईंटों से बनी छत, ये भी हमें यहाँ से कालीबंगा से देखने को मिलती है। और हमें यहाँ स्वास्तिक का चिन्ह हमने देख लिया, और अंडाकार कब्रें हो गई, एक कब्र, वे सारी चीजें अपने को देख ली। और अब देखो इसके पतन के कारण, कालीबंगा के पतन के कारण अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग बताया पतन के कारण। अब देखो पतन के कारण पहला कैनेडी ने, एक व्यक्ति था, कौन? कैनेडी। कैनेडी ने जब यहाँ देखा तो इन्होंने लगाया, इन्होंने कहा कि पतन का कारण क्या था, यहाँ पे मलेरिया फैल गया था। पतन का कारण क्या बताया? मलेरिया। कैनेडी ने क्या बताया? पतन का कारण मलेरिया। तो कैनेडी ने क्या कहा कि यहाँ पे मलेरिया रोग फैल गया, जिसके कारण कालीबंगा सभ्यता क्या हो गई? खत्म हो गई थी। दशरथ शर्मा ने क्या बताया? दशरथ शर्मा ने बाढ़ का बताया। दशरथ शर्मा ने क्या कहा? इन्होंने जब पानी को देखा रुका हुआ दीवार के नीचे, तो इन्होंने कहा यहाँ संभवतः क्या आ गई थी? बाढ़ आ गई थी। तो बाढ़ का कारण इसका विनाश का कारण बना, ये किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने। और 1985 के अंदर राजस्थान सरकार ने यहाँ पे क्या बना दिया? कालीबंगा के अंदर क्या बना दिया? राजस्थान सरकार ने संग्रहालय बना दिया। क्या बना दिया? संग्रहालय, म्यूजियम बना दिया। आज वहां आप जाके देख सकते हो कौन कौन सी चीजें वहां आज भी अपने को देखने को मिल जाएगी। संग्रहालय बनाया 1985 में। तो ये सारे अपने देखे कालीबंगा के बारे में, किसने क्या क्या चीजें, कहाँ पे खोज हुआ, किसने इसका उत्खनन किया, कौन कौन से साक्ष्य मिले, किस नदी के किनारे, कहाँ पे स्थित है, कौन कौन से कारण, पतन के कारण कौन कौन से बताए गए, ये सारे अपने को यहाँ देखने को अपने बातें की थी। धन्यवाद।